जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, बुलंद हौसले के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने हमारे देश को एक कोने से दूसरे कोने जोड़ने वाली उस प्रणाली के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम पिछले 70 साल से चाहते थे कि उसकी स्पीड बढ़े। वो एक विदेशों की टेक्निक इस्तेमाल करके जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं उसका मुकाबला करे। और ये अजूबा, ये कारनामा हमारे गेस्ट जो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं, सुधांशु मनी जी ने किया। सुधांशु मनी जी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जनरल मैनेजर के पद पर थे जब उन्हें इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिला। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट उन्होंने मांग कर लिया था। 38 साल की नौकरी करने के बाद वो वहां से रिटायर हुए और अपने इस ग्लोरियस कैरियर के अंदर वो 3 साल जर्मनी बर्लिन में वहां पे रेलवे एडवाइजर के तौर पर उन्होंने कुछ एडवांस रेलवे सिस्टम्स के ऊपर काम किया। वो एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने इसके साथ साथ डॉक्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की भी मान्यता हासिल करी है। साथ ही साथ सुधांशु जी का जो कारनामे हैं वो यहीं खत्म नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी बेस्ट सेलर बुक माई ट्रेन 18 स्टोरी को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया और इसके अलावा उन्होंने 6 और किताबें लिखी हैं। इनफैक्ट जब उनके साथ बातचीत हो रही थी तो उनकी 2 और किताबें हाल ही में पब्लिश होने वाली हैं। वो अपना समय टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, पोस्ट रिटायरमेंट, इन सब चीजों में बिताते हैं। ही इज अ टेडेक्स स्पीकर, ही गोज टू वेरियस आईआईटीज, आईआईएम्स, यू नेम इट। वो हर उस जगह पे जाते हैं जहां पे उनके एक्सपीरियंस को नवाजा जाता है। और हमें बहुत खुशी है दोस्तों कि आज सुधांशु जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आपका बुलंद हौसले पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी। नमस्कार। नमस्कार। सुधांशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे है जी। कि क्या आप अपने बचपन की कोई मेमोरीज शेयर कर सकते हैं जब आप गोरखपुर में थे, और एक रेलवे फैमिली का हिस्सा होने के नाते उसने कैसे आपके कैरियर की चॉइस को इन्फ्लुएंस किया। मैं एक कावियाट के साथ शुरू करता हूँ। बिकॉज पोस्ट फैक्टो रोमांटिसाइजेशन करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ। तो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आपको ट्रेन बनानी थी इसलिए आपने रेलवे ज्वाइन की। तो मैं बता दूं कि इसमें अननेसेसरी कोई रोमांस मैं ऐड नहीं करूंगा। वो जो रेलवे मैंने ज्वाइन की वो ब्रेड एंड बटर का इशू था। वो 70s की बात है। तब करियर चॉइसेस आप जानते ही हैं बहुत कम होती थी। इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेस, यही थी। इनमें आपको जहां मौका मिला गए। और चूंकि मैथ्स पढ़ रहे थे, साइंस तो इंजीनियरिंग वाज नेचुरल। चाइल्डहुड की आपने बात की तो चाइल्डहुड की मेमोरी सबकी बहुत तरह तरह की मुख्तलिफ होती हैं। मैं यही बताना चाहूंगा कि चूंकि मेरे फादर भी रेलवेज में थे, तो रेलवे फैमिलीज से थे। अक्सर लग्जरी में ही हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे, सलून में ज्यादातर। तो वो वो मियाँ की दौड़ मस्जिद ज्यादा लखनऊ जाते थे हम लोग, और लखनऊ में पढ़ता भी था मैं। तो ओके। रास्ते के जितने स्टेशन थे गोरखपुर से लखनऊ तक, सब मुझे याद थे। और इतना भी याद था कि कितनी दूरी है दो स्टेशन के बीच में। और जितनी देर जर्नी रहती थी खिड़की पे ही रहते थे। एक एंग्स्ट हमेशा रहता था कि इतना बड़ी हमारी भारतीय रेल है, इतने इंजीनियर हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा वर्कफोर्स है। और हम, अब ये बात कर रहा हूँ मैं आपको लेट 60s अर्ली 70s में। वो जर्मनी जापान की रेल मैगजीन आती थी घर में, उनकी बिल्कुल। ट्रेनें देख के लगता था कि भाई ऐसी ट्रेनें, खूबसूरत, एस्थेटिकली सुपीरियर, स्पीडियर, मॉडर्न, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ये हमारे यहाँ कब आएंगी। तो वो एक एंग्स था। और आप कह सकते हैं कि एक ड्रीम था। हालांकि वो मीनिंगलेस ड्रीम था। उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं रेलवे में जाऊंगा। तो मुझे वो मेमोरी
खिड़की पे बैठ के ट्रेनों को का गुजरना, भारतीय जो लाइफ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे देश की जो मार्वल है, एक वंडर है, एक मैजिक है, वो ये ट्रेन से ही देखा जा सकता है। वो ना प्लेन से दिखेगा ना बस से आपको। मतलब कहीं इंडोलेंस है, कहीं स्लॉथ, हार्डवर्क, ग्राइंड, पेथॉस, मोर्निंग, जॉय, सब आपको दिखता है। डेसोलेट कहीं, क्राउडेड, वाटरफॉल्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, वैलीज, क्या नहीं दिखता है आपको। तो वो कोई एक मेमोरी नहीं बताऊंगा आपको मैं, वो जो एक लगातार जो खिड़की से भारत को देखने की मेमोरी है, वो जरूर मेरे साथ रहती है। तो सुधांशु जी, ये बताइए कि आपके फॉर्मेटिव ईयर्स के दौरान रोल मॉडल्स या किन लोगों ने आपको इंस्पायर किया? आ, कोई एक नाम तो लेना ठीक नहीं होगा। आ, बड़ी फ्रैंकली मैं बोलूंगा कि जब बचपन में थे और जो पढ़ते थे, तो उस समय गांधी जी, नेहरू जी, इनसे काफी इनामर्ड रहते थे। ऑब्वियसली गांधी जी से आज भी है, नेहरू जी से उतना नहीं है, लेकिन और जो जो पढ़ा, कुछ कुछ उनकी खामियां पता लगी। खैर, ऑफ कोर्स ही वाज अ स्टेट्समैन, अ ग्रेट लीडर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चूंकि खेलने का शौक था, तो उस समय विजय अमृतराज, सुनील गावस्कर, बाद में तेंदुलकर, और तेंदुलकर के बाद और भी बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन क्रिकेट थोड़ा देखना छोड़ दिया हमने। तो आज के प्लेयर्स भी, विदाउट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, वो उतने नहीं रहे। और फिल्मों में समहाउ एक रॉबर्ट रेडफोर्ड और शॉन कॉनरी अंग्रेजी में, और हिंदी में हमारे अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन। और देवानंद, तो ये लोग रोल मॉडल थे। और जो मेरे ख्याल से एक एवरेज आदमी के इसी किस्म के होते हैं, तो कोई स्पेशल रोल मॉडल नहीं था मेरा। हाँ, एक जरूर था इन सब के ऊपर, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। ये हमेशा मुझे लगता था कि ये वो लोग हैं जिनको वो शायद नहीं मिला जो जो मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। जी, एब्सोल्युटली। वो तब से ही लगता था वो। तो ये ही लोग थे। आपके जब आपने वंदे भारत ट्रेन पर काम करना शुरू किया, तो जी आपके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? सब लोगों ने, हम सब ने उसकी स्टोरी सुनी है, बट आपके जी। मुंह से वो चैलेंजेस सुनना जी और कैसे आपने उनको ओवरकम किया, ताकि हमारे भी श्रोताओं को प्रेरणा मिले। जी। तो तरुण जी, ऐसा आपसे आई एम रियली एंजॉयिंग टॉकिंग टू यू। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई नया चैलेंज जिसके बारे में नहीं बात की, नहीं पैदा कर सकता, तो उन्हीं के बारे में बात करनी होगी। देखिए, टेक्निकल चैलेंजेस तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में आने ही थे, पर वो हमारी टीम इतनी अच्छी थी जिसमें मैंने कुछ नहीं किया। मुझे, आप कह सकते हैं कि एक तरह से इट वाज बिक्वीथ टू मी, विरासत में मिल गई। उसका फायदा उठाना मेरा काम। तो टेक्निकल चैलेंजेस देखने के लिए बहुत लोग थे। जो चैलेंजेस जिसमें सुधांशु मणि की जरूरत थी, वो पहला ये था कि भाई, जीएम्स को पावर इस गवर्नमेंट ने बहुत दे दिया, इसमें कोई शक नहीं है। वो सब डिसेंट्रलाइज कर दिया है। जीएम इज वेरी पावरफुल, ही कैन ऑर्डर एनीथिंग। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप 10,000 करोड़ का भी ऑर्डर दे सकता है अगर बजट में है पैसा। तो वो प्रॉब्लम भी नहीं था। लेकिन चूंकि ये नई टाइप की ट्रेन थी, इसमें लोको नहीं होने थे, कैब होनी थी दोनों तरफ, सारा इक्विपमेंट अंडर फ्रेम, मतलब शासी के नीचे लगना था, ऊपर सारा पैसेंजर्स के लिए एमिनिटीज देनी थी, जो हम लोग ने कंसेप्चुलाइज किया था विद इन डेज ऑफ ज्वाइनिंग। तो वो प्रपोजल हम लोगों ने भेजा कि हम लोग ये बनाना चाहते हैं। अब इससे इंपोर्ट करने की एक लॉबी होती है, वो चाहते थे इंपोर्ट हो, हम बना भी नहीं पाएंगे और इंपोर्ट भी रोक देंगे। और एक जेलेसी, एनवी, ये भी होता था। लोग कहते थे ये लोग, ये सुधांशु मंडी और इनकी टीम ये सब पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं, और ये इनका 2.5 साल है, ये बना बना क्या पाएंगे, लेकिन इनको एक लाइमलाइट चाहिए, इस तरह के डिस्कोर्स था। तो हमें, चूंकि नई टाइप की ट्रेन थी, बोर्ड का ठप्पा चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। नवंबर 16, अगस्त 16 में मैंने ज्वाइन किया। नवंबर 16 में हमने प्रपोजल बोर्ड को भेजा, और मार्च अप्रैल आ गया 17 का, और हमारा सैंक्शन नहीं मिल के दे रहा था। जिस दिन फाइनल होना था कि अब ये सैंक्शन नहीं मिलेगा ऐसा, तो मैंने सुबह फ्लाइट ली, और मैं बिना बुलाए, संडे का दिन था जहां तक मुझे याद है, बिना बुलाए, चेयरमैन साहब थे, एक मित्तल साहब, ए के मित्तल, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर।
उनके घर पहुंच गया मैं बिना बुलाए, और मैंने कहा साहब आपको लगता है हम बना पाएंगे? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा "आप फिर हमें 2 ट्रेन का सैंक्शन दे दीजिए, आपको जो इंपोर्ट करना है करिए, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले"। और वो वेवर कर रहे थे, कह रहे थे और बोर्ड मेंबर्स करने नहीं दे रहे हैं, सो ऑन। मैंने कहा चेयरमैन आप हो साहब। तो जब वेवर कर रहे थे तो मैंने उनका पैर पकड़ा। मैंने हम्म, कहा आप देखिए मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप सैंक्शन नहीं दोगे। लोग मुझसे पूछते हैं आज कि आपने वाकई पैर पकड़ा। ये सिंबॉलिक बात है, फिगरेटिव बात है, ये क्या है? मैंने कहा अब ये आपको इतनी क्यूरियोसिटी है तो ऊपर जाके पूछ लीजिए, ये तो हमारे उनके बीच की बात है बेसिकली। अच्छा पैर पकड़ा मैंने, तो वो सैंक्शन हमें शाम तक उसी दिन मिल गया। ओके। अब इसमें दो चीज है। हम लोग का जो डिस्कोर्स है लाइफ में, एक प्राइड है और एक वैनिटी है। हम्म। वैनिटी ऑलवेज ओवरटेक्स प्राइड। राइट, ये। प्राइड इज अ प्राइड इज अ पैशन, प्राइड इज अ फीलिंग विच इनहेंसेस यू। आप सबको जो खुशी से देखते हैं, फील गुड। और वैनिटी आपको डिमिनिश करती है क्योंकि आप सबको बिलिटिल करते हैं अपने को बढ़ाने के लिए। अब उनका पैर पकड़ के मैंने अपना प्राइड बढ़ाया, क्योंकि हमें शाम तक सैंक्शन मिला और हमारी टीम जो आतुर बैठी थी उसने काम शुरू किया। और वैनिटी का क्या है, आपका कोई ना कोई आपकी वैनिटी किसी दिन धराशायी कर देगा, आप अपने आप कर लें बहुत अच्छा है। तो एक चैलेंज तो ये इस तरह ओवरकम हुआ। दूसरा, जब काम शुरू हुआ, अब ये अप्रैल 17 की बात है, तो लोगों ने कहा साहब इस तरह की ट्रेन कभी पहले बनी नहीं है। ट्रेन डिजाइन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग करते आए हैं, एक ही ढर्रे की। ये नई चीज है, नया एनिमल है। तो अगर ये सक्सीड कर गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। 20-30 साल से बात हो रही है मॉडर्न ट्रेन की, तो वील बी बास्किंग इन दैट ग्लोरी एंड वी आर हैप्पी। बट साहब कहीं नहीं चली तो स्केपगोट कौन होगा? मैंने कहा हाँ भाई ये बात तो सही है लेकिन मैं रिटायर हो रहा हूँ दिसंबर 18 में, तुम सब हमसे छोटे हो एज में। हम्म। तो मुझसे अच्छा स्केपगोट कहाँ मिलेगा? तो स्केपगोट मैं बनूंगा, तुम लोग क्यों डरते हो? और रिटायर्ड आदमी का ये क्या करेंगे? वो वहां थोड़ी भूल हुई थी मेरी, रिटायर्ड आदमी का भी ये लोग कर सकते हैं कुछ ना कुछ। राइट है, एब्सोल्युटली। खैर है। खैर, तो वो दैट काइंड ऑफ एलिविएटेड देयर कंसर्न्स। इसमें एक लेसन है। इसका लेसन, चूंकि मैं शेक्सपियर का भी भक्त हूँ, वो मेजर फॉर मेजर पे उनकी एक लाइन है दैट आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स which make us lose the good we oft might win by fearing to attempt। एब्सोल्युटली। गिरते हैं शहसवार ही ही मैदान मैदान जंग, जंग में वो तिफल तिफ्ल क्या क्या गिरे, गिरेंगे जो घुटनों गिरे के बल घुटनों के जिए। बल चले। तो वो, लेकिन ये तो खैर कहने की बात है, लेकिन देखिए होता क्या है, सक्सेस कैसे हम डिफाइन करते हैं? आप कोई भी काम ले, आप मेहनत करें और उसका एक आउटकम हो वैल्यू का, वो सक्सेस कहलाती है। तो वो आउटकम वैल्यू का होगा या नहीं होगा, इस डर से हम अटेम्प्ट ही नहीं करते। मैं ये कहूंगा यंगस्टर्स से और सबसे कि भाई आपके हाथ में है अपना सब कुछ देना। योर पैशन, योर हार्ड वर्क, योर कमिटमेंट, योर लाइफ। आपने अगर ये दिया अपनी सेटिस्फैक्शन से, आपका अपना सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप सक्सीड कर गए। अब हम्म। आउटकम अगर नहीं भी आता है अच्छा, तो एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा। जब आप इस कमिटमेंट के साथ काम करोगे तो इवेंचुअल फेलियर नहीं हो सकता। तो ये एक जज्बा उन लोग में इंस्टिल किया। टीम तो अच्छी थी, उनको क्या चाहिए था। अब एक चैलेंज और बता दूं, इस तरह के टेक्निकल तो मैंने कहा आपसे मैं क्या बात करूंगा। एक ये था कि देखिए इस टाइप का प्रोजेक्ट, अगर आप किसी मल्टीनेशनल एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट कंपनी के पास जाइए, जैसे सीमेंस हो गया, अल्स्टम हो गए, ये कंपनीज हैं, तो कॉन्सेप्ट से लेके डिलीवरी, कॉन्सेप्ट, डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, प्रूव आउट, वैलिडेशन, डिलीवरी, ये सीरीज में काम होता है। और ये 36 से 42 महीने का काम होता है। हम्म। इससे इस ये चूंकि सीरीज में आपको काम करना है सिस्टमेटिकली। तो उन्होंने कहा अगर हम इस तरह चलेंगे, अप्रैल 17 है तो दिसंबर तक तो हमारी ड्राइंग बनी होंगी, मैन्युफैक्चर नहीं शुरू हुआ होगा, आप रिटायर हो जाओगे, नया लीडर कहेगा कि भाई पहले जो ढर्रे की ट्रेन बनाते थे बनाते जाओ, तुम किसने कहा है ये बवाल मोल लेने? तो हम लोग की मेहनत कहाँ जाएगी? वहां मैंने कहा कि ये बात तुम लोग की सही है, और इसका जवाब
इसका जवाब हिंदुस्तानियों के ही पास है दुनिया में, और किसी के पास नहीं। अब वो ये है कि हम लोग, कोई बुरा ना माने, लेकिन हम लोग गधों की तरह काम कर सकते हैं। वी कैन बर्न आवर मिडनाइट ऑयल। आवर माइंड्स मे नॉट बी वेयर द जर्मन द जापानीज माइंड इज, क्वाइट फ्रैंकली, बट हम अपना सब कुछ दे सकते हैं। तो हम लोग वो करेंगे। और मेरे रिटायर होने के पहले ये ट्रेन यहां से आप बना के बाहर करोगे। और सबको याद रहे कि ट्रेन दिसंबर 18 यानी कैलेंडर ईयर 2018 में बाहर निकलनी है। तो हम लोग आज अप्रैल 17 में बैठे इस ट्रेन को एक नाम देते हैं, और वो नाम होगा ट्रेन 18। 18। तो जी, तो वो एक एक्साइटमेंट उसमें जनरेट हुआ। अब बार बार मैं कह रहा हूँ, टीम तो ऐसी थी, उनको बस क्यों चाहिए था, तो सब लोग लग गए। उसके बाद हजार मुश्किलें, हजार रोज के सॉल्यूशन, वो सब चलता रहा 18 महीने तक। इट लिव्ड अप टू इट्स नेम वंस अगेन, और अक्टूबर 2018 में ये फाइनली डिलीवर हो बिफोर टाइम जो आपने अपने लिए रखा था। गई। जी, 2 महीना पहले कह सकते हैं आप। उसके बाद टेस्टिंग वगैरह में गई, वो हाँ। भी जल्दी किया, रेलवे बोर्ड चेयरमैन के प्रेशर में। तब तक चेयरमैन बदल गए थे। तब ओके। वो एक लोहानी साहब हैं जो मेरे बैचमेट ही हैं, ओके। वो एयर इंडिया के चेयरमैन भी थे, वो आए, उन्होंने मदद की, और टेस्टिंग वगैरह जल्दी हुई। फिर फरवरी 19 में जाके इंट्रोड्यूस हुई सर्विस में, बिटवीन दिल्ली एंड वाराणसी, एज वंदे भारत वन, एक्सप्रेस। यस। जी। इस पूरे जो ये आपका प्रोजेक्ट था, इसके दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि यू फेल्ट लाइक गिविंग अप, और बट यू चोज टू कंटिन्यू प्रिजर्व? लाइक होता है ना, कोई भी आप जी जी ऐसा जब टफ चैलेंज लेते हैं जी तो बहुत ऐसे मुकाम आए होंगे, या एक आध जी। तो आया होगा। नहीं नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। ये तो जब ऐसा प्रोजेक्ट आप लेंगे, या इससे कमजोर प्रोजेक्ट भी लेंगे, या कोई भी काम करेंगे, तो ये तो होता ही है। और जहां पे आपके ऊपर बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस हो या प्रेशर हो, उसमें और ज्यादा आता है। हाँ। तो इसमें दो फॉर्चुनेट बात थी कि ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हमें सैंक्शन मिल गया, अब हम कोकून हैं, हम और किसी की नहीं सुनने वाले। रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री, रिसर्च, डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी का कोई हस्तक्षेप अब नहीं होना है। जब ट्रेन बन जाएगी तो टेस्टिंग कर लेना। तो वो बाहर से कोई प्रेशर नहीं था। तो अब एज लीडर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, और मैं दूसरों पर प्रेशर डालूं तो ये तो वाजिब बात नहीं होगी। तो मेरा यही कहना था सारे टाइम, अपने को भी और सबको भी, कि भाई बनेगी या नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी खराब बनेगी, जो ये सोचने का तो वक्त ही नहीं है हमें। तो हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते चलिए। करके। और ये कभी सोचिए ही मत कि सक्सीड करेगी कि नहीं, बन पाएगी कि नहीं। और वो अगर हम सोचने लगे तो हम तो उस प्रेशर में आ जाएंगे। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एज आई से। वो समाओ छोटे मोटे प्रॉब्लम जरूर आए, लेकिन वो सब स्मूथली चलता गया। और तो ऐसा मन में तो कई बार आया है, कोई कश्मकश रही होगी। रही कोई, आज की खबर ये सामान नहीं आ पा रहा है, ये तो भाई कैसे अब निकलेगी। वो रोज की कहानी थी, लेकिन उस पे ऊपर बहुत तवज्जो नहीं देने का एक कैलकुलेटेड और कंट्राइव्ड हम लोग के माइंड में था। विच वर्कड। यही था। Fortunately, it worked. I'm not saying that it would always work, by the way. I'm not here to misguide anyone, but fortunately, it worked. जब आप अपने प्राइड और वैनिटी की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो कि मैं, थोड़ा सा टची टॉपिक है। व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द रेलवे बोर्ड जब आपने ये आइडिया प्रपोज किया कि हम एक इंडिजिनस जी हाई स्पीड ट्रेन भारत में बनाएंगे? क्योंकि आपने बोला ना कि हम हम्म, एक्स इम्पोर्ट काम करते थे, देवर लॉबीज एंड ऑल दोज थिंग्स। जी। वो जो मैंने आपको पहले बताया, एक तो सिनिसिज्म था, स्केप्टिसिज्म था, जेलेसी, एनवी, रिडिक्यूल, बहुत कुछ था। ओके। ज्यादातर वही था। कभी तो सैंक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन जब इस तरह की नेगेटिविटी आती है, तो बड़ा सिस्टम हमारा कोई ना कोई पॉजिटिविटी लेके आ जाता है। वो चेयरमैन साहब, मित्तल साहब आ गए ना, वो पॉजिटिविटी लेके। लेके। तो अब वो जो नेगेटिविटी थी उसकी क्या बात करना। लेकिन हमें तो ये देखना है कि एक मसीहा के तौर पे वो सामने आया, हमें सैंक्शन दिया, हमने काम करना शुरू कर दिया। बाद में लोहानी साहब आए, उन्होंने जल्दी टेस्टिंग करा दी। उस समय ट्रेन बनने के बाद भी नेगेटिविटी थी, तो किसी तरह इसको फेल कर दिया जाए। ओके। तो वो, जी जी, तो वो लोहानी साहब ने वहां मदद की। पीयूष गोयल साहब का भी एक तरह से हाथ था थोड़ा। तो ये रहा। वंडरफुल, वंडरफुल।
आपने ये जो इतने छोटे टाइम के अंदर 18 महीने के अंदर या तकरीबन उस समय के अंदर कि अप्रैल से शुरू किया और अक्टूबर में आपने ये ट्रेन तैयार कर दी थी, तो आप बताएंगे कि आप इतने कम समय में, आपकी टीम बहुत अच्छी थी, एंड लेट मी से इट कि आपका जो लीडरशिप रोल था वो भी काफी हद तक काबिले तारीफ रहा, बट स्टिल इट वाज अ चैलेंजिंग थिंग। तो 18 महीने में ये जादू कैसे हुआ? नहीं, देखिए, जादू कुछ नहीं था। कुछ चीजें थी जो एक सिस्टमैटिक ट्रेन अगर आज बनाने को दी जाए, और हम्म। ये ना हो कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मैं भी उसमें 24 से 30 महीने से कम में नहीं करूंगा। लेकिन वो हमारे पास लग्जरी थी नहीं, तो थी हम नहीं। लोग ने शॉर्टकट इस्तेमाल किए। ओके। आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत से शॉर्टकट किए हम लोग ने, वरना बनती नहीं ट्रेन। देखिए, एक शॉर्टकट आपको देखिए, जब कॉन्सेप्ट के बाद जब डिजाइन शुरू होती है, तो वो बड़ा की टाइम होता है, काफी वक्त लगता है उसमें। और जब डिजाइन कंप्लीट होती है, उस ये कोई कम से कम, वैसे तो 1 साल समझिए, लेकिन कम से कम 8 से 10 महीने का काम। और जब होती है कंप्लीट, तब आपको क्या क्या बाहर ऑर्डर करना है, उसकी ड्राइंग्स और डिजाइन और ये सब आपके सामने रहती है। फिर आप टेंडरिंग शुरू करते हैं सरकारी सिस्टम में, और फिर टेंडरिंग करने में महीनों लगते हैं। उसके बाद आप जितने भी टाइम लगे महीनों, उसके बाद आप ऑर्डर करते हैं, तब वो वेंडर वहां से काम शुरू करेगा, और वो आपको फिर वो 8-10 महीने में देगा। तब तक तो हम निकल गए दिसंबर 18 के बाद। तो मैंने ये कहा कि भाई, अ, जिस पे लाइकली हम ऑर्डर कर सकते हैं, उन सबको बुलाओ। हमने उन सबसे कहा कि भाई, तुम लोग ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करना चाहते हो, या थोड़ा गर्व, प्राइड के लिए भी काम करोगे? तो मैंने कहा, मुद्दा बताइए। मैंने कहा, भाई, हम ड्राइंग हमारी तैयार नहीं है, हम कंसेप्ट एक देते हैं, तो कंसेप्चुअल ड्राइंग के ऊपर ऑर्डर कर देंगे, बाद में फाइनल ड्राइंग देंगे। आप कंसेप्चुअल ड्राइंग में जब ऑर्डर दिया, तो आप हमारे पार्ट हो गए, आप हमारे साथ डिजाइन में बैठोगे, आपके साथ ही डिजाइन और आप बनाओगे। उस समय जब बनाने जाओगे, तो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है आपको 5% का नुकसान हो जाए, हो सकता है फायदा भी हो जाए। तो आप इसके लिए तैयार हो? तो ज्यादातर तैयार हो गया। हमारी इंडस्ट्री की खूबी है, इंडस्ट्री देखिए रेलवे से ज्यादा एडवांस हो गई, उनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी की पकड़ नहीं है, तो या वो तो मौका ढूंढते हैं कि उनको सरकार इनकरेज करे, और उनको इनोवेटिव स्पिरिट उनकी हमसे ज्यादा है, सरकार बिल्कुल। से ज्यादा है। हम्म। तो वो चैलेंज में दो चार नहीं आए, लेकिन ज्यादातर आ गए। अब ये हुआ कि ये हमने डिसाइड कर लिए, और जो हमारा डिजाइन प्रोसेस था, में वो पार्टनर बन गए, और दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू मेक। तो जो हमने काम अप्रैल 17 में शुरू किया, जो चीज दिसंबर 18 में आती, वो सामान हमारे पास मार्च अप्रैल से आना शुरू हो गया, 18 के। तो एक ये शॉर्टकट ही कहलाएगा। आप इस तरह का ऑर्डर नॉर्मल, वो हाँ, नॉर्मल नहीं कर तौर पे आप सकते नहीं कर आप। सकते। हमारी सरकार की विजिलेंस ऐसी है, वो आज भी मेरे ऊपर केस लगा सकती है कि ये कैसे आपने कर दिया, आपने उस वेंडर को 5% फायदा दे दिया आपने। तो मतलब एक बात बता रहा हूँ, तो हाँ। वो नॉर्मल वर्किंग में आप ये नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के शॉर्टकट हम लोगों ने किए, जो जिसके बिना काम होता नहीं। यही बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह की चीजें थी। आपने अपनी टीम को, जो आपके टीम ऑफ इंजीनियर्स थी, फैक्ट्री वर्कर्स थे, वंदे भारत की इस डेवलपमेंट या ट्रेन 18 की डेवलपमेंट के दौरान आपने उनको मोटिवेटेड कैसे रखा? बिकॉज आपने बोला ना कि हम जी हिंदुस्तानियों में जी एक काबिलियत है कि हम जी जी गधे की तरह काम करते हैं, बट अगर मोटिवेशन नहीं होना। ये बड़ा सुधांशु आसान जी। है। हाँ। नहीं, बहुत आसान है। आप हम्म। आर्मी से हो, आप तो यू नो हाउ टू लीड मैन। हम्म। हमारा प्रॉब्लम ये है, आर्मी में नहीं जाऊंगा मैं, रेलवे में और सरकारी महकमे अभी भी कॉलोनियल एरा में जी रहे हैं। अंग्रेज जो सिखा गए ना, हम उसमें ही हैं अभी। ये सुनने में लोगों को खराब लगेगा, इतनी हायरार्की, प्रोटोकॉल, एब्सोल्युटली। इतना वॉल्स बिटवीन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द एडमिनिस्ट्रेड, ये वही बना गए ना। किसी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, यस। हमारे प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, इतना थोड़ा बहुत नहीं। आ गया है। हम्म। तो बड़ा आसान है। आप अगर सर, आपके लिए बहुत आसान है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ वॉल्स देख कर, आपको ये दीवारें हटा के ये कहना है कि हम सब नौकर हैं, और हम सब एक पर्पज में काम कर रहे हैं। यहाँ कोई हायरार्की सबका कोई मतलब नहीं है। यस। तो मुझे इसी बात पे याद आ गया, एक शेर अक्सर सुनाता हूँ मैं, बड़ा फिट बैठता है यहाँ पे। ये जिगर मुरादाबादी साहब कह गए हैं कि लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है,
दिस वर्ड लव हैज दिस ब्रीफ स्टोरी। एक लफ्ज से मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। तो आप बस करना कुछ नहीं है, आप बस सबको एम्पैथी, मोहब्बत के बाद एम्पैथी से ट्रीट हम्म। करिए, लोग आपके कायल हो जाएंगे और वो यस। अपने आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और है, मोटिवेशन से याद आया, भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आर्मी के लिए तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आर्मी में ये जो बताने जा रहा हूँ ये हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कहते हैं स्क्वायर रूट रूल होता है, यानी स्क्वायर रूट के बराबर लोग जो हैं वही ऑर्गेनाइजेशन का 50% काम करते हैं, बाकी 90% बाकी 50% करते हैं। अगर 100 हैं तो 10 लोग 50% काम करते हैं, बाकी 90 50% काम करते हैं। अब इतना नहीं है, मैं मानता हूँ 20-25% लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंधे पे लेके चलते हैं। आपको उनको मोटिवेट करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग गलती ये करते हैं कि उसी को मोटिवेट करने निकलते हैं जो मोटिवेटेड है, या उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको थोड़ी गाइडेंस चाहिए, थोड़ा पैट ऑन द बैक, नथिंग एल्स। ही इज सेल्फ मोटिवेटेड, वो 20 घंटे काम करने को तैयार बैठा है। अब बाकी जो 75% है, उनमें 2-3% तो काम कुछ भी आप कर लीजिए, वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि काम ना करें। हर ऑर्गेनाइजेशन में है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो है ही। और बाकी 60-65%, 70% देखते हैं कि यार काम करने का कोई फायदा है या ना काम करने का ज्यादा फायदा है। हम्म। तो क्या है, आप 25% को भूल जाइए, थोड़ा पैट पैट करते रहिए। वो जो 2-3% है, वहां आप मोहब्बत भूल जाइए और अपना पॉइजन दिखाइए। और पॉइजन मतलब क्या, मामूली पॉइजन नहीं, पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं होता। आपने किसी कोई काम नहीं करता, आप कहो कि उसको इंक्रीमेंट बंद कर दें, उसका पास पीपीओ रेलवे में होते हैं वो बंद कर दें, उसको रिवर्ट, ये सब बेकार बात है। वो रहेगा तो आपके पास ही, वो और डिमोटिवेटेड होके काम काम नहीं करेगा, दूसरों को भी रोक। तो एक ही इलाज है, सैक। ओके। अब आप कहिएगा सरकार में कैसे, मैंने कहा भाई अभी तो कंसल्टेंट हूँ प्राइवेट कंपनीज में, आई नो इट इज इजियर टू सैक पीपल इन गवर्नमेंट देन इन प्राइवेट सेक्टर। वह हम लोग करते नहीं है, सरकार ने सब पावरमेंट दे रखा है दे आपको, रखा है, रूल फॉलो बिल्कुल। जी। तो 165 आदमियों को बर्खास्त किया बाहर। ओके। 2.5 साल में मैंने सबसे ये कह दिया, इलीगल ऑर्डर पास किया। इलीगल ये कि भाई आप चार्जशीट किसी को दे रहे हो, या तो उसको आप मोटिवेट कर लो, काउंसल करके रिफॉर्म कर लो, आपके ऊपर है। अगर नहीं कर रहे हो, चार्जशीट दे रहे हो, तो आपके पास योर पावर नॉट टू सैक हिम इज विड्रॉन, ओनली पावर यू हैव इज टू सैक हिम। आप चाहे उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दो या रिमूव करो या डिसमिस करो, 3 बार बाहर जाएगा वो। तो ये 165 आदमी निकाले गए इस तरह। उसका असर बाकी 65% पे ये हुआ कि वो कोई 8% घंटे काम करने वाले लोग नहीं है सरकार में, वेरी फ्रैंकली, मैं झूठ क्यों बोलूं। हम्म। वो 4-5 घंटे ठीक से काम करने वाले लोग हैं, वो 4-5 घंटे ठीक से काम करने लगे। तो हमें मोटिवेट यही 25% को करना था, उनको प्राप्त करते रहना था, वो मोटिवेटेड थे, और हमें उनको दिखाना था कि देखो जो नहीं काम करता है उसका क्या हश्र हो रहा है, ये सब लोग देखते रहो। तुम्हारे में ये खूबी है कि तुम्हें पैट किया जा रहा है, दैट्स मतलब ये तुम्हारी प्रिविलेज भी है, और दिस इज व्हाट यू अर्न, दिस इज व्हाट यू डिजर्व। एंड दीज पीपल, दे आर बीइंग थ्रोन आउट बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट। हम उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। हम लोग कहते क्या है, यार ये तो काम नहीं करता, इसको छोड़ो, कौन मगज मारे, ये 25% है ना, इनके पीछे लगे रहो। ये एकदम गलत थ्योरी है। इससे इससे कभी काम नहीं होता। ये पेशेंस के साथ ये काम लीडर को करना है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल टाइम्स आउटपुट देगा। एब्सोल्युटली। जी। आप कोई ऐसा वाकया शेयर कर सकते हैं हमारे श्रोताओं के साथ जहां पे आपके टीम वर्क ने क्रूशियल रोल प्ले किया? कोई बहुत ही अच्छा हर्डल था, कोई बड़ा ऑब्स्टेकल था जिसको ओवरकम किया? देखिए, बहुत रोज रोज के किस्से थे, वो अपनी डफली अपना राग कहाँ तक मैं चलाऊं। बस ये आप समझ लीजिए कि मतलब बजाय किसी इंसिडेंट में जाने के, मैं ये कहूँ भाई, एजुकेटेड वर्कफोर्स था ये, मतलब बहुत एक्सेलेंटली एजुकेटेड नहीं, बट ऑल एजुकेटेड वर्कफोर्स, उनके लिए ये बड़ा एक प्राइड अपने काम में, हर ह्यूमन आदमी को एलिमेंट बहुत जरूरी है। आपने जब उनको ये दे दिया एक बार, अपनी मोहब्बत के थ्रू, एम्पैथी के थ्रू, तो
मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि ये लीडरशिप रोल बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको अपनी कॉब्वेब माइंड से हटाने हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि अब स्पेसिफिक इंसिडेंट तो ऐसा मुझे कोई, मैं क्या बताऊं आपको चैलेंजेस में जो बताया है, लेकिन डे टू डे एक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ good leadership by me and the team, the second rung leadership also had started to display. And sometimes I was surprised by the kind of leadership my lieutenants were showing in various situations. Maybe even I was not capable of doing that. So this was having a positive impact. और सबको पता था कि हम सब लोग इसमें एक साथ हैं। अब एक एग्जांपल याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें डिजाइन में हेल्प करने के लिए, देखिए, नॉट नोइंग समथिंग इज नेवर शेमफुल, बट प्रिटेंडिंग टू नो एवरीथिंग इज वेरी शेमफुल। हम लोग उससे बाहर निकले, हमने कहा भाई हम दो तीन एरियाज हैं जहां पे हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं कि ये ट्रेन मुकम्मल कर पाए, तो हम तो किसी कंपनी के पास जाएंगे नहीं क्योंकि हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करनी नहीं है। हम यूरोप में किसी कंसल्टेंट को ढूंढते हैं जो हमारा थोड़ा मदद थोड़ी करेगा, और बड़े कम पैसे में। टेक्नोलॉजी फी तो 500 करोड़ हो जाती है, यहाँ हम 10-15 करोड़ की बात करते हैं। तो हम लोगों ने कंसल्टेंट्स 3 अपॉइंट किए थे, तो बाहर के कंसल्टेंट्स थे और इंडस्ट्री के जितने कैप्टन थे हमारे वेरियस कंपोनेंट के, और हम लोग, हमारी टीम, सब लोग मिलके मीटिंग करते रहते थे। और 10-15 के करीब कॉन्फ्रेंस रूम है आईसीएफ में, एयर कंडीशन। लेकिन मैंने कहा भाई मीटिंग मुद्दे की तो वहीं होगी जहाँ ट्रेन लग गई है, और चेन्नई की गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, जहां पे ट्रेन पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे खड़े होकर मीटिंग करते हैं। ये चीजें बड़ी मामूली हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट एक पड़ता है कि भाई इसमें हम ही लोग नहीं है, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और ये पूरे आईसीएफ के लिए एक प्राइड की बात है अगर हम ये ट्रेन निकाल पाएंगे। एक एक कोर टीम मेंबर, 500 के करीब कोर टीम मान लीजिए आप। हम्म। तो मैं तो यही बताना चाहूंगा कि ये रोज ही एग्जाम्पल थे, एक अभी जहन में आया तो आपको बता दिया मैंने। आपने अपने ये जो प्रोफेशनल अचीवमेंट और पर्सनल लाइफ फैमिली कमिटमेंट्स को कैसे बैलेंस किया, बिकॉज यू वर वर्किंग अगेंस्ट अ टाइम कंस्ट्रेंट? देखिए, उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव, I mean, a prerequisite is that your family should be understanding enough, which fortunately I have. It's a small family, my wife and my son. There were three of us. Of course, my parents were alive that time. हम्म। So, and old. My father was nearing 90, my mother was nearing 85. तो लखनऊ में थे, मैं चेन्नई में था, तो वो बीच बीच में, फॉर्चुनेटली आरडीएसओ है यहाँ, कुछ काम निकाल के आरडीएसओ आके उनको 2-3 महीने में, 2 महीने में बल्कि एक बार वो आते थे। इमीडिएट फैमिली है, वाइफ और लड़का जो हमारा था, तो दे वर अंडरस्टैंडिंग इनफ, एंड दे न्यू, दे हैड अ सेंस कि कोई बड़ा काम होने जा रहा है, एंड दे वर परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग। और वाकई लॉन्ग आवर्स चलते थे, इसमें कोई शक नहीं है, संडे भी काम करते थे हम लोग, लेकिन कोई दिक्कत उस एस्पेक्ट में आई नहीं कोई। आई शुड बी थैंकफुल टू देम। Yeah, ultimately, they are our pillar of strength, our family. If that support is जी there जी and you have जी, a good team, I think we should consider ourselves to be blessed. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपके थॉट्स क्या है फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज में, और जो हमने जो ये भारत में जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जिसका कि आपने शुरुआत की, इसके डेवलपमेंट के बारे में, गिवन दैट नाउ यू आर ए पाइनियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड देखिए वो, हैविंग सीन कि इतना टाइम निकल गया है। वहां थोड़ी दुखती रग है मेरी, मतलब वो, मतलब ऑन माय ओन मैं बातें नहीं करता, लेकिन अब आपने पूछा है तो देखिए, एक गलत डिस्कोर्स शुरू हुआ बीच में। पहले तो 3 साल ये बंदरा काम, नेगेटिविटी में और विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की गई टीम को। अब उसमें नहीं जाएंगे, छोड़िए, बात खत्म हो गई। हम लोग, मालूम था हम लोगों ने कोई गलत किया ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए, वो कहानी खत्म। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि 75 वीक में 75 वंदे भारत चाहिए, क्योंकि वो वंदे भारत का बेस्ट डिस्क्रिप्शन अगर कोई देता है तो मोदी जी देते हैं। वो कहते हैं भाई, है क्या, ये तो ट्रेन है ना, कोई चंद्रयान या मंगलयान तो है नहीं, कोई मिसाइल रॉकेट तो है नहीं, इतनी मोहब्बत क्यों दे रहे हैं लोग।
तो वो लगता है, हर आदमी को लगता है कि ये भारतीयों ने अपने लिए कोई चीज बनाई है जो खूबसूरत भी है और फास्ट भी है। मोदी जी उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये इट सिंबलाइजेस, इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ एस्पिरेशनल एंड रिसर्जेंट इंडिया। तो मोदी जी की मोहब्बत के बावजूद 3 साल तक रुकी रही है। अब इसमें नहीं जाएंगे अभी। खैर, जब शुरू हुई तो फिर अब कोई मेरे ख्याल से 55 के करीब सर्विसेज हैं ऑलरेडी। यस। 55 ओरिजिन डेस्टिनेशन पे है, मतलब 55 रेक सर्विस में है। और तो इसमें ठीक, आपका सवाल क्या था? कहीं मेरा खो मेरा गया। सवाल, हाँ, मेरा यही सवाल था कि जो ये अच्छा, टेक्नोलॉजिकल हाँ, डेवलपमेंट है, अभी कैसे फ्यूचर है। देखता हूँ मैं। हाँ, हाँ। तो देखिए, वो दुखती रही है कि 3 साल तो गए, बर्बाद हुए, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कैपेबिलिटी है आईसीएफ में। मैं रेलवे की एक ही फील्ड में जाऊंगा, रोलिंग स्टॉक में, तो रेलवे की तमाम चीजें लिखता रहता हूँ उसके बारे में, हम्म। न्यूज़पेपर्स वगैरह, वो नहीं बात करूंगा ट्रेन। तो एक डिस्कोर्स उसके बाद पैदा हुआ है 3 साल के बाद कि ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन है। देखिए, हमारा पहला अटेम्प्ट था, ये नियर वर्ल्ड क्लास है, पहली बार में ही हमने एकदम वर्ल्ड क्लास बना दी। मैं कभी नहीं कहता, हाँ। इसमें हजार खामियां आप निकल जाएंगे, मैं और आप चलें तो बहुत चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, पहला अटेम्प्ट है, अच्छी बनाई हमने, पर वर्ल्ड क्लास नहीं। तो ये डिस्कोर्स शुरू हो गया कि वर्ल्ड क्लास है। बुलेट ट्रेन से कंपैरिजन शुरू हो गया। देखिए, बुलेट ट्रेन जापान ने 1964 में 210 किलोमीटर की बनाई। कितने हम्म। साल हुए? 36 और 16, यानी कि 52 साल बाद आपने 180 किलोमीटर की एक ट्रेन बनाई है। हम्म। और उसका एक्सेलरेशन कंपेयर करके आप बोलें कि ये बुलेट ट्रेन से बेहतर है, तो ये तो शर्मनाक बात है। अगर आप ये सब करेंगे तो वहीं रह जाएंगे जहां ये हो रहा है। आपको ये देखना है कि हमने 2018 में ये बनाई, हमने इसमें और क्या किया। हम्म। तो वो नहीं हो पाया अभी तक। बस उसको एक रंग बदल दिया उसका, सेफ्रॉन या ऑरेंज जो कहिए, सफेद नीले की तो जगह वो आ उसके, गया। हाँ, ये उसके लिए आपको ना, रंग। देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जी बिल्कुल। सो एक चीज आपने एक प्लेटर पे देश को दी, जी पर वो एक बेस डेटम जो था, वो एक इस्टेब्लिश हुआ कि ये 18 महीने में हम एक ऐसी अद्भुत चीज पैदा कर सकते हैं। जी पर ये बिल्कुल। शुरुआत या अंत नहीं है, ये सिर्फ बिल्कुल नहीं। एक कॉन्सेप्ट है, जिसको कि अगर हम चाहें तो, जैसे आपने बोला कि 52 ईयर्स लगे बुलेट ट्रेन को आज वो जिस मुकाम पर है, अगर हम भी हम्म। इसके अंदर हर साल कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आए, कुछ नायाब तरीके और अपनी इंजेन्युइनिटी इस्तेमाल करें, तो आई थिंक वी आर द बेस्ट इन जुगाड़, वी आर द बेस्ट इन अप्लाइंग आवर सेल्स, एंड प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर विच रिक्वायर सॉल्यूशंस। तो आपने सही कहा। तो अगर 52 साल की जर्नी में वहां पहुंचे हैं वो, तो हम ठीक है, आजकल कम्युनिकेशन बढ़ गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन टूल सब कुछ इंप्रूव हो गई है, लेकिन आप वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को 10 साल तो देंगे। एब्सोल्युटली। आप कह दें हम पहुंच गए तो कभी नहीं जाए। तो आप उस 10 साल में आप लग जाइए, एकदम इसको वहां पहुंचाने की कोशिश करिए। हुआ क्या है कि आप वही हैं, आपने उसका रंग बदल दिया, आपने उसकी एक मेट्रो वर्जन बना दी, अब आप स्लीपर वर्जन बना, लेकिन वो टेक्नोलॉजी तो एकदम वही है जो थी। ये मेरी दुखती रग है। वो बहुत कैपेबिलिटी है देश में, इसको और नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए वो होना चाहिए काम। आप अगर मेरे साथ आज चाइना चले, हम्म। तो आपको शर्म आएगी अपनी यस। रेलवे के ऊपर। बिल्कुल। शर्म से कोई नीची चीज नहीं है, शर्म आए। क्यों आए भाई? हम लोग कोई कम है? हम लोग काम करें कि ये शर्म दूर करें 5-10 साल में। तो अब देखिए, 2018 से आज 2024 हो गया, 6 साल में तो हमने गंवा दिए एक तरह से। अब से भी चेत जाएं, अब से भी ये लग जाएं, और लग सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि लगेंगे। तो ये एक दुखती रखती है, आपने बात की, और बहुत तमाम चीजें हैं रेलवे की, लेकिन आज ट्रेन की ही बात हो रही है तो। जी। आप यंग इंजीनियर्स को, इनोवेटर्स को, जो रेलवेज में काम करते हैं या अदरवाइज ऑल्सो जो आपको मिलते हैं, जी और जो रेलवेज में कुछ अलग करना चाहते हैं, दे वांट टू मेक अ डिफरेंस, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि यंगस्टर्स को आज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर यंगस्टर के माइंड में एक ड्रीम होता है, या कई ड्रीम होते हैं। हम लोग कहते हैं, बिना विदाउट हैविंग लिव्ड आवर ड्रीम्स ऑल ऑल आवर लाइफ, हम उनको कहते हैं गो एंड लिव योर ड्रीम। ये गलत बात है। पहले आपको अपनी 4-5 चीजें देखनी है।
ब्रेड एंड बटर है, आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है, और फ्रेंड्स हैं आपको, आपकी स्पिरिट है। ये चीजें जिंदगी में सबसे ऊपर है। मेन मैंने गिना दी, काम अभी नहीं हम्म। आया इसमें। ये देखिए पहले, हर आदमी की जरूरत है कि ये देखे। लेकिन आपका जो ड्रीम है उसको कोने में रखिए, मरने मत दीजिए। आप उस ड्रीम को जिंदा रखिए। डोंट लेट इट बी एक्सटिंग्विश। वो होता क्या है कि वो इन सब चीजों के चक्कर में वो फिर ड्रीम खत्म हो जाता है, आदमी अपने ढर्रे पे चलता है। वो मत होने दीजिए, यही मेरी एक मैसेज होगी। और फिर जो हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट, महान आदमी है पीजे अब्दुल कलाम साहब, कह गए हम्म। हैं कि ड्रीम इज नॉट द थिंग दैट यू सी इन स्लीप, बट इज दैट थिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। You sleep. Absolutely. तो आप जब ड्रीम को वहां रखेंगे कोने में, देखिए मुझे 57, 57.5 साल की उम्र में ड्रीम रियलाइज करने का मौका मिला। मौका मिला। आप सोचिए। मतलब अप्रेंटिसशिप के थ्रू हम आए, SCRS स्कीम में ट्रेनी ऑफिसर, 36 साल सर्विस के बाद मौका मिला। तो जल्दी क्या है भाई, पहले ये सब चीजें देख लीजिए। ड्रीम मरने मत दीजिए, मौका आएगा। जब मौका आ जाए, then it is the time that this dream should not let you sleep, then you give it everything। अपना हर कुछ सब कुछ उसको दीजिए। यू विल सक्सीड, एंड दिस ग्रेट फीलिंग विद will sustain you for life। It will always live with you। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ एनरिचमेंट, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो आपको मिलेगा इससे, ये नो अवार्ड और रिकॉग्निशन कैन एवर गिव यू। मेरी तो यही मैसेज होगी सबसे। ड्रीम सबके पास है, ड्रीम कब ड्रीम शुड ओवरटेक यू, यही सवाल है। I think on that note, it was जी wonderful discussion. एंड मेरा ये मानना है कि सुधांशु जी, आज आपने जो अपने पर्सनल वाकयात, अपने जो एहसास, आपके जो विचार जो थे, जो आपने हम सबके साथ शेयर किए, ये जो हमारे श्रोता हैं और जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित जरूर करेगा कि उम्र की सीमा नहीं होती, ना प्यार में, ना अपने ड्रीम्स रियलाइज करने में। बहुत सही, अगर आप बिल्कुल अपने सही। ड्रीम्स को जिंदा रखना चाहते हैं, तो आपको जब भी मौका मिले, गिव योर not 100%, give your 200%, जी 300%, and बिल्कुल probably सही। you will live a fulfilled life. बहुत सही, बहुत ठीक आपने समराइज किया, बिल्कुल सही। सुधांशु जी, हम अपने गेस्ट को टिपिकल मिलिट्री फैशन में जाने से पहले एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जी उनके साथ। मैं जी आपके साथ 3 सवाल करने जा रहा हूं। जी। आपकी सबसे मेमोरेबल ट्रेन जर्नी कौन सी रही और क्यों? अच्छा, तो ये तो मेरी दो रही हैं एक्चुअली, हम्म। सिंस यू आस्क्ड। एक तो बड़ी सिंपल, एक बार इंडिया में नहीं थी वो, ऑस्ट्रिया में। भाई स्विट्जरलैंड हम सबने सुना है, ऑस्ट्रिया का इतना मुझे पता नहीं था। ऑस्ट्रिया में 1 घंटे भर की जर्नी थी वो, दो शहरों के बीच में, और वो इतनी सुंदर थी। उसके ओके। दोनों, और एल्प्स में ही थी, लेकिन दोनों तरफ का जो ब्यूटी थी मैं आपको बता नहीं सकता। वो आई वाज एब्सोल्युटली, हम लोग फ्लमक्स्ड कि ये क्या चीज है। तो इट इज मुझे स्टिल मेरे माइंड इम्प्रिंटेड इन योर में मेमोरी। एब्सोल्युटली इम्प्रिंटेड, एक एक उनके जो मेडोज थे, जो हिल्स थे, रोलिंग हिल्स, देन इवन द स्पार्स, बट पीपल एंड हाउसेस, इट वाज पिक्चर पोस्ट का। तो खैर, एक तो वो सिंपल, लेकिन दूसरी जो उससे ज्यादा मेमोरेबल है वो ईस्टर्न रेलवे में नया नया, मैं मेरे ख्याल से ये 1981 की बात नहीं, 83 की बात है। तब गनी खान साहब वो रेलवे मिनिस्टर थे, और वो मालदा एक जगह है वहां से आते थे। तो वो उनका हमेशा लगा रहता था कलकत्ता से मालदा, मालदा से कलकत्ता, और वो ऑब्वियसली ट्रेन से जाते थे सैलून में अपने। हालांकि प्रोटोकॉल ये नहीं है, आर्मी में आप लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, रेलवे में हम लोग भूल गए, हम लोग चमचागिरी लेवल पे आ गए हैं। बहरहाल, प्रोटोकॉल ये है कि प्रेसिडेंट जब चले तो डिविजनल ऑफिसर लोको में रहेगा, और शायद प्राइम मिनिस्टर है तो इंजन में असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा। लेकिन हम रेल मंत्री के लिए भी हम लोग दौड़ा दिए जाते थे। तो एक बार मालदा से हावड़ा आना था, स्टीम इंजन था, और वो आता था बर्दवान तक, वहां कट के इलेक्ट्रिक इंजन लगता था। और ये हम लोग का ब्रीफ होता था कि ट्रेन 1 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पे घुसनी चाहिए, और कुछ वजहों से हमारी ट्रेन लेट हो गई। और हम स्टीम इंजन पे फुटप्लेट पे थे सारी रात। ओके। 9 बजे करीब चलती थी, सुबह 4:30 या ये करीब टाइम रहा होगा। हम लोग करीब 17-18 मिनट
लेट चल रहे थे। मैंने कहा भाई आज तो लेट होंगे ही। तो ड्राइवर साहब थे हमारे एक, वो बोले नहीं साहब हम आपको पहले पहुंचाएंगे। मैंने कहा कैसे पहुंचाओगे भाई, ये तो 105 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है तुम्हारी, स्टीम इंजन। बोला साहब ट्रैक पे तो चल सकती है ना ज्यादा स्पीड पे। मैंने कहा चल सकती है, कोयला तो तुम्हें झोंकना है। वो कोई 20 मिनट हमारे ड्राइवर ने गलत काम किया। अब वो उसमें अब इतने सालों बाद मेरा कोई क्या करेगा। स्टीम इंजन को 115 किलोमीटर पे दोनों, जो एक सेकंड फायरमैन होता है जिसका काम होता है कोयला तोड़ना, और फायरमैन होता है वो कोयला झोंकता है, और ड्राइवर ड्राइव करता है। तो वो सेकंड फायरमैन भी लग गया कोयला पे, कोयला झोंके पे। और 115 किलोमीटर पे उसने वो खाना से लेके बर्दवान ट्रेन खींची है। वो आज तक इम्प्रिंटेड है मेरे माइंड में। और उसने 1 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लाके खड़ी की। वो मुझे कभी भूलता नहीं है वो सीन, जब एक स्टीम इंजन 115 किलोमीटर पे दौड़ा जा रहा है तो 1983 में, और लगातार कोयला झोंका जा रहा है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इट वाज अनसेफ। 105 के लिए क्लियर थी वो ट्रेन, वो इंजन। तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। और बहुत सी ऐसी हैं, लेकिन आपने ये बताया तो ये ये याद आई। ये चीज ना आपने जो शुरुआती में बोला था ना कि यू कैन गिव इट एज अ, इसको हम उस रूप में भी देख सकते हैं, प्राइड, कि उसने इसको बिल्कुल। एज अपने प्राइड में के बिल तौर पे लिया। 100%। वो ड्राइवर की, उसको ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी कि मेरी मैं ट्रेन लेट 17 हो मिनट जाएगी। लेट पहुंचेगी, जी तो उसने जी उसको, बिल्कुल। बिल्कुल वो उसने अपनी जज्बा। नौकरी सब कुछ दांव पे लगा दिया विद इन, एंड प्रोबेबली आई वुड से गिवन हिज एक्सपीरियंस, एंड दिस इज माय मिलिट्री एक्सपीरियंस बीइंग शेयर्ड विद यू, ही टुक दैट कैलकुलेटेड रिस्क, राइट। व्हिच ट्रू। या ट्रू। बिकॉज, अन्य ये शायद उसने पहले एक दो बार कहीं ना कहीं किया भी होगा। इट वाज जरूर नॉट द किया फर्स्ट होगा। थिंग। और मैं तो एक स्पेक्टेटर हो गया ना वहां पे, यंग ऑफिसर। यस, अगर मैं कहता कि नहीं 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 यू आर ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल मत कर, तो वो फिर बेचारे को सुनना पड़ता। सुनना पड़ता। लेकिन मैं उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाता। हाँ, बट इट वाज द तो फ्रीडम दैट यू हाँ, गिव हिम, एंड मैंने ही कहा भाई प्रूव्ड। he proved himself, या, and in the process he I was I got the credit for bringing the train in time. Everyone knew टाइम, that it got detained for some other reason, या, not our fault, but फिर भी हम ट्रेन टाइम से ले आए। टाइम पे लेके। तो वो जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि जब आप रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते या उनके ऊपर लेख नहीं लिख रहे होते, तो वो क्या चीज है जो आपको व्यस्त रखती है जब आप अपने फ्री टाइम में होते हैं? तो अगर रेलवे के बारे में तो लिखता रहता हूँ मैं, पेपर में भी लिखता हूँ, ब्लॉग भी लिखता हूँ। तो उसको आपने डिस्काउंट कर दिया। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट पैशन पैशन कैसे है, एक जो लिखने पढ़ने से रिलेटेड है, वो है शायरी और शेक्सपियर। ये दोनों एकदम मुख्तलिफ चीजें हैं। शायरी हिंदुस्तान की, और अंग्रेजी में खास करके शेक्सपियर। समाओ एक चचा गालिब शायर हैं, और शेक्सपियर, और एक कबीर साहब हुए हैं, हम्म, कबीर। हम्म, बड़े बड़े जो दोहे दोहे लिखने वाले हमारे कवि। इन लोगों ने जिस तरह से ह्यूमन नेचर को स्टडी करके उसके एक एक आस्पेक्ट को उजागर किया है, वो कमाल की चीज है। वही चीज मैं 10 बार पढ़ता हूँ, मुझे 10 बार उतना आनंद आता है। और फिर मैंने इसीलिए अपनी एक किताब भी लिखी, शेक्सपियर एंड गालिब, जो यस, 7वीं किताब है। और 8वीं 7वीं वाली सीरियस है, इंटरप्रिटेशन को लेके उनका कोलेशन किया है हमने, सिमिलरिटीज लाई है। और एक उसी उनको एक और काम करता हूँ मैं, चाचा गालिब और शेक्सपियर को, जो कि 200 साल अपार्ट थे, कल्चर अपार्ट, लैंग्वेज अपार्ट, साथ बैठा देता हूँ। और वो आजकल की चीजों पे बात करते हैं, कभी यूपी इलेक्शन पे बात करते हैं, कभी रेलवे पे बात करते हैं, कभी एयरफोर्स पे एयरफोर्स नहीं, एयरलाइंस पे बात करते हैं। तो वो लिखता हूँ मैं कभी कभी। और बाकी पढ़ने का ही रहता है थोड़ा बहुत, जितना पढ़ पाए अभी भी। आई थिंक देयर कैन बी नथिंग बेटर देन स्पेंडिंग योर टाइम विद बुक्स एंड प्रोबेबली एग्जामिनिंग दैट उस समय के लोग हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। करते हैं जी हाँ, बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपके साथ, जी। अगर आज आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ डिनर करने का मौका दिया जाए, तो वो कौन होंगे और क्यों? हिस्टोरिकल या वेल नोन फिगर्स? वेल नोन फिगर, या हाँ, somebody। आज की डेट में किसके साथ मौका, अगर ऑब्वियसली हैज टू बी अलाइव, सो
आपको अजीब लगेगा सुन के, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर के साथ बैठना चाहिए। ओके। एक एक टाइम में आई वॉज सच अ फैन कि मैं वो जब आउट हो जाता था तो छोड़ देखना छोड़ के चला जाता था। वो जितना इस तरह से कह लीजिए, ये दो आदमियों ने एक प्राइड दी, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, लेकिन हमें जो खुशी दी दो आदमियों ने, जितना अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर ने, वो किसी और ने नहीं। नहीं दी। और उसमें सचिन तेंदुलकर थोड़ा आगे होगा, बिकॉज पता नहीं, वो जब बैट करता था तो एज एन इंडियन आई फेल्ट सो इलेटेड। तो गिवन अ चॉइस तो भाई मैं तो सचिन के पास ही जाना चाहूंगा, वो चाहे बोर हो जाए मेरे साथ बैठ के, लेकिन आपने चॉइस दी है तो नो नो, सचिन इट का इज इट जवाब इज नहीं। ऑलवेज नो। मेरा ये मानना है कि जब हम डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ मिलते हैं, और कहीं ना कहीं सुधांशु जी, मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया तो मुझे जो खुशी मिलती है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जान करके, एक उस चीज के बारे में शोध करके। जी जी शायद मैं जी। वंदे भारत के बारे में आपसे बात करने से पहले इतनी स्टडी या रिसर्च, मैंने मैंने कोई पीएचडी नहीं की, लेकिन मैंने उसके बारे में एक रिसर्च की, एक जानने की कोशिश की कि व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम जब किसी के साथ समय बिताते हैं तो हमें एक ना कुबेर का खजाना खुलने की तरह का एक फीलिंग होनी चाहिए, बिकॉज देर वुड बी सो मच दैट वी कैन लर्न, देर इज सो मच दैट वी कैन गेन फ्रॉम अ डिफरेंट जी परस्पेक्टिव। नहीं तो हम सबको मैं अपना पर्सपेक्टिव अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं आपने चूंकि बात उठाई तो मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, जो लीडर होने के नाते मुझे बहुत लाइमलाइट मिली इस पर। ये जो एक ट्रेन बनाने से इतनी लाइमलाइट हिस्ट्री में शायद किसी को नहीं मिली हो। आखिर एक ट्रेन ही है ना, और बहुत प्यार मिला लोगों से, आज तक मिल रहा है। पर देखिए, बहुत बड़ी टीम थी एक, कोर टीम भी तो ले लीजिए, तो 25-30 तो बड़े ही आदमी थे, उनको कोई जानता नहीं। तो मैं रिटायरमेंट के बाद, जब नेगेटिविटी थी, उसके बाद फिर कोविड आया, ये वो, मैंने किताब लिखनी शुरू की कि एक तो ये स्टोरी मुझे लिख देनी चाहिए, और दूसरा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टोरी के अलावा ये जो कोर टीम है, इनको मेरा काम था कि बाय नेम कॉल करके उनको कंट्रीब्यूशन को पोस्टेरिटी के लिए मैं रिकॉर्ड करूं। ये मेरी ड्यूटी थी एज द, बिकॉज एब्सोल्युटली। एज द लीडर आई गॉट द एडवांटेज ऑफ ऑल द लाइन। यस। टीम का काम, सारा क्रेडिट मुझे, ये तो कोई अच्छी बात। तो मैंने फिर ये किताब लिखी थी, मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये दिखा दूं ये किताब लोगों को, माई माय ट्रेन ट्रेन। 18 स्टोरी अमेजोन पे है। और आप अगर इस कोई पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि टीम क्या होती है और टीम के लोग कैसे थे, जिसकी वजह से ये काम मैं कर पाया। आई थिंक ऑन दिस नोट वी शुड टेक, बिकॉज दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ द शो। सुधांशु जी, हमने फौज में एक ही चीज सीखी थी, जी हमने अपने सीनियर से सीखी थी, और जब हमें मौका मिला अपने यूनिट को कमांड करने का, अपने जवानों को बैटल में ले जाने का, उनके साथ कभी भी ऐसी कोई चीज होती थी तो हम वहां पे एक ही चीज बोलते थे कि अगर कोई गलती हुई तो वो मेरी, और कोई क्रेडिट होगा तो वो आप सबका। क्या बात, क्या बात, बहुत सही, बहुत सही। सो आई थिंक इन द ट्रू मिलिट्री फैशन, आपने भी अपने टीम मेंबर्स को जो आदर, जो सम्मान अपनी किताब के द्वारा दिया है, वो it has a historical perspective, and it has also been imprinted, so that when people go through this book, they get, we are all enamored by the kind of recognition। मतलब हर इंसान एक रिकग्निशन के लिए भूखा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ना किसी हद तक। क्योंकि हम सब गांधी या हम सब उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो एक इच्छा रहती है अंदर। जी लेकिन जब हमारे सीनियर्स, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जब वो हमारे को वो रिकग्निशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल ना एक अलग चरम सीमा पर होता है। बिल्कुल, आई एग्री टोटली। And I think that is what you epitomize, and that has been reflected in your talks. In fact, I could sense it, the kind of work that you are doing. आपने जो गालिब और शेक्सपियर की जो समानता और असमानता के बारे में बात की, that was so wonderful, and उसको एक contemporary समय जी के अंदर ला करके, जो आज के मुद्दे हो रहे हैं, चाहे वो यूपी इलेक्शंस हो, चाहे वो देश के सामने कोई भी चीज हो, हाउ दे वुड हैव रिफ्लेक्टेड देयर व्यूज ऑन इट
It is a very phenomenal thing, and you are contributing in, थैंक I यू। would say, much meaningful way. And you are a role model for a lot of people uh, who are trying to be in that field. नहीं तो हम बोलते हैं कि ना, रिटायरमेंट के बाद हम फौज में बड़ी जल्दी रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। जी हाँ। बट जब लोग एक आम सरकारी नौकरी में, जब वो अपनी रिटायरमेंट एज के बाद जाते हैं, तो अपने इस पैशन को जिंदा रखना और उसे लोगों के सामने लेके आना और उनको एक्नॉलेज करना, एक बहुत ही अच्छी मिसाल आपने छोड़ी है। तो इसके लिए मेरा आपको शुक्रिया। मैं उन सब आपके टीम मेंबर्स की तरफ से आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ, विच दे वुड हैव गिवन, एंड फ्रॉम द ऑडियंस, दैट दिस वाज अ वंडरफुल सेशन। तो दोस्तों, हमारा बुलंद थैंक यू वेरी हौसले का मच। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, ऑन दिस नोट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप सुधांशु मणि के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी जीवनी का एक छोटा सा सारांश और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? सुधांशु जी से अगर आप कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो आप इस पॉडकास्ट पे कमेंट कीजिए। आप उनसे डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं। इट वुड बी सच अ प्लेजर फॉर अ पर्सन to get this feedback from his fellow countrymen and probably people those who are listening across the continents. सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुधांशु जी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। आपका तरुण। जय हिंद दोस्तों।